Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 Federal Board chapter 2 vectors and equilibrium comprehensive questions. Now question number 1. How are vectors added and subtracted geometrically? हम vectors को geometrically कैसे add या subtract करते हैं? Vectors can be added geometrically using the parallelogram law or the triangle law. जो हम vectors को add करते हैं वो हम किस तरह करते हैं? पैरेललोग्राम को लॉ को यूज करते हैं या फिर ट्रायंगुलर लॉ को. टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर यू ऐड इट्स नेगेशन अपोजिट डायरेक्शन. जब हमने वेक्टर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना हो तो डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी. बाकी जो मेथड है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ वही सब्ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होंगे. Geometrically, this corresponds to finding the resultant vector connecting the initial points of the first vector to the terminal points of the second vector. कैसे करते हैं हम? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको फाइंडिंग करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है फर्स्ट वेक्टर का उसको टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर से ज्वाइन करते हैं और फिर हम जो है क्लोज्ड पैरेललोग्राम बना के तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं. Vectors may be added geometrically by drawing them to a common scale and placing them head to tail. जो हमने वेक्टर्स को ऐड करना है ज्योमेट्रिकली वो क्या? हेड टू टेल रूल. सबसे पहले हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना है सेपरेट एंड देन उनको आपस में हेड टू टेल रूल की मदद से कंबाइन करके तो फिगर हमने ड्रॉ कर लेनी है और जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो हमारे पास फिगर में डिस्प्ले हो जाएगा. अब हेड टू टेल रूल क्या है कि जो हमारी टेल है फर्स्ट वेक्टर की वो ज्वाइन होगी विद द हेड ऑफ द लास्ट will give another vector which is the sum of these vector called resultant vector. और जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होगी जब वो लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगी तो वो हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिससे हमारे फर्स्ट वेक्टर की जो है वो टेल टच होगी. For vector subtraction, add the negative of the following vector with the first. जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमारे पास जो गिवन वेक्टर उनकी हमने खाली डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है. बाकी जो मेथड है हेड टू टेल रूल का वो सेम रहेगा. Now question number 2 है जी. If vector is multiplied by a positive scalar, how is the result related to the original vector? What if scalar is 0 or negative? अगर हम जो है वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव स्केलर के साथ तो हमारे रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और अगर हमारे पास स्केलर नेगेटिव नंबर है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द रिजल्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? When a vector is multiplied by a positive scalar, the resulting vector has the same direction as the original vector but a different magnitude. जब हम पॉजिटिव स्केलर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या मतलब है कि हमारी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम्स बढ़ जाता है जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया होता है. नाउ अब अगर हमारे पास स्केलर 0 है तो जो रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो भी क्या होगा? 0 वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा. लेकिन अब अगर हमारे पास जो स्केलर है वो नेगेटिव है तो तब क्या होगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो उस नंबर के जिससे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ होगा उस टाइम इंक्रीज हो जाएगा विद द अपोजिट डायरेक्शन. If the scalar is negative, the resulting vector points in the opposite direction of the original vector. जिस डायरेक्शन में हमारा ओरिजिनल वेक्टर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और मैग्नीट्यूड टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उस नंबर के जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होगा. Now question number 3 है what are rectangular component of a vector? How rectangular component are used to represent a vector? सबसे पहले हमने बताना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं कि हम जो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर सकें. Rectangular components of a vector are projection of the vector onto the coordinate axis. जब हम वेक्टर की प्रोजेक्शन बनाते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं.
A vector can be represented as the sum of its x, y and possibly z component. और जब हम उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जो हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ की होती है उनका सम करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर है वो आ जाता है. The components in which a vector is split are perpendicular to each other, then such components are called rectangular components of a vector. और ये जितने भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं x, y, z ये सब क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. और जब हम अपने जो वेक्टर को इस तरह कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. A is equivalent to ax plus ay. अब ये क्या है, जो वेक्टर a था हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया इन x एंड y कंपोनेंट्स और यहाँ पे जो x और y एक्सिस है ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जब हमने लिखना है तो जो x एक्सिस होता है उसके लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है i और y एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं j. तो ये हो जाएगा हमारे पास a is equivalent to axi plus ayj. Now in terms of cos theta and sin theta जो हमारा x कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं वो होती है cos ऑफ थीटा. सिमिलरली फॉर वर्टिकल कंपोनेंट जो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं वो होती है sin ऑफ थीटा. In terms of cos theta and sin theta, we will have a cos theta I plus a sin theta j. Now question number 4. Explain addition of vectors by rectangular components. Adding vectors by rectangular components involves breaking down each vector into its horizontal and vertical components. The corresponding components of the vector are then added separately to find the resultant vectors x and y components, which can then be combined to obtain the magnitude and direction of the resultant vector. जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है उसको ब्रेक डाउन कर देना है इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स और हम जेड कंपोनेंट्स तक भी जा सकते हैं. द corresponding components of the vector are then added separately और जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, जो हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल होंगे उनके जो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट्स को हम सेपरेट ऐड करेंगे, वाई को हम सेपरेट ऐड करेंगे और देन हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. वो लगा के तो हम जो है कंबाइंड रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे. और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. एंड देन जब हम tan इनवर्स लेंगे और तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. Consider two vectors a and b. अब जो वेक्टर a है उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया नेक्स्ट एंड y कंपोनेंट ax प्लस ay. सिमिलरली वेक्टर b को हमने ब्रेक डाउन कर दिया bx प्लस by. अब जो rx आएगा वो कैसे आएगा, जो x के कंपोनेंट है हम उनको ऐड करेंगे ax प्लस bx और ry कैसे आएगा ay प्लस by. नाउ जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ r लेना है तो क्या करेंगे, rx होल स्क्वायर प्लस ry होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. Now tan of theta is equivalent to ry divided by rx or theta is equivalent to tan inverse of ry by rx. Now question number 5 है जी. Define the dot product of two vectors. What geometric interpretation does the dot product have? Give examples. Dot product दो प्रोडक्ट्स का हमने दो वेक्टर्स का हमने डिफाइन करना है और हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देनी है अबाउट डॉट प्रोडक्ट और एग्जांपल के साथ हमने उसको एक्सप्लेन करना है. The dot product of two vectors a and b results in scalar value equal to the product of their magnitude and the cosine of the angle theta between them. जब हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा वो आएगा along with the cosine of the angle between the vectors. Geometrically, the dot product measures the projection of one vector onto an other. जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट है उससे हम पता लगा सकते हैं कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है. अब हम कंसिडर करते हैं ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस कॉस ऑफ थीटा, या हम इसको कह सकते हैं ए डॉट बी और इनटू कॉस ऑफ थीटा. तो अब ये जो है b cos ऑफ थीटा ये क्या है, हमें वेक्टर a की प्रोजेक्शन बता रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर वेक्टर b.
The geometric interpretation of the dot product involves the projection of one vector onto another. Consider vector A and B. The dot product of A and B is equivalent to the magnitude of vector A projected onto vector B. This one, B cos of theta, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का जो क्या प्रोजेक्ट किया गया है onto वेक्टर B, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वेक्टर B के मैग्नीट्यूड होगा. This projection forms the basis of the dot products calculation, और यही बेसिस है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेशन. अब हम डिफरेंट एंगल्स के बारे में देखते हैं कि जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 है, 90 है या 180 है, तो तब हमारे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन एन एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज 0, जब हमारे पास a और b के दरमियान जो एंगल है वो 0 होगा तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos ऑफ 0 क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है. तो a डॉट b cos ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a डॉट b, यानी कि जो हमारे पास उन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट आ जाएगा. नाउ जब हमारे पास एंगल 90 होगा तो cos ऑफ 90 क्या होता है? 0. तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, और इससे हमें ये पता चल जाएगा जो हमारे पास वेक्टर a और b हैं ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से हमने एंगल 90 लिया है. नाउ जब हमारे पास एंगल 180 होगा तो cos ऑफ 180 क्या होता है? -1. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 180 डिग्री, ये क्या होगा? मिनिमाइज्ड होगा, और ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. यानी कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा उसके नेगेटिव होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब एंगल हमारे पास 180 है. एग्जांपल्स: work done by a force along a path, determine the angle between vectors, and understanding the relationship between vectors in terms of their alignment or perpendicular. जब हम वर्क डन करते हैं by applying a force along particular distance, तो वो हमारे पास एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट की. अब आप देखते हैं जब वर्क डन का फॉर्मूला लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? W is equivalent to F dot D. इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट वो इक्वल टू है वर्क डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. व्हाट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन डज द क्रॉस प्रोडक्ट हैव? गिव एग्जांपल. जो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए काम किया वही सिमिलर हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए काम करना है. The cross product of two vectors a and b yields a third vector c that is perpendicular to both a and b. जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर नया वेक्टर आता है जो कि परपेंडिकुलर होता है to both vectors which we are taking the cross product of, following the right hand rules. Its magnitude is given by the formula. वेक्टर सी का जब हमने मैग्नीट्यूड लेना है तो हमने क्या करना है? वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और ये जो थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. नाउ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन. The cross product of two vectors, often denoted as A cross B, yields a new vector C that is perpendicular to both A and B. The magnitude of this new vector is given by the product of the magnitudes of A and B multiplied by the sine of angle between them. ये सारी बात हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, और ये फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C A cross B multiplied by sine of theta. Additionally, the direction of the resulting vector follows the right hand rule. यहाँ पे जो हमारे पास हमने वेक्टर सी की डायरेक्शन देखनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड रूल को फॉलो करना पड़ेगा. वो क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में घुमाएं कि जो हमारा वेक्टर ए और बी, यानी कि हम अपनी राइट हैंड फिंगर्स को वेक्टर ए से स्टार्ट करें और उसको वेक्टर बी की डायरेक्शन में घुमाएं, तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है फॉर देयर क्रॉस प्रोडक्ट. The geometric interpretation of the cross product involves the concept of the area of the parallelogram spanned by the vector A and B. Area of parallelogram से जो हमने concept लिए है उससे जो है हम geometric interpretation बता सकते हैं about the cross product between vectors A and B. अब imagine करते हैं कि जो हमारी vector A की tail है वो origin पे है, और जो हमारे पास वेक्टर बी है वो एट द टिप ऑफ वेक्टर ए आ रही है उसकी टेल, यानी कि जो हेड है वेक्टर ए का वहां से हमारे पास टेल शुरू हुई है वेक्टर बी की.
The parallelogram formed by these vector has an area that is directly proportional to the magnitude of the cross product C. अब जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए और बी का उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। This area becomes zero if the vectors are parallel or anti-parallel. अब अगर हमारे पास वेक्टर A और B के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है मींस पैरेलल है या 180 डिग्री है मींस एंटी पैरेलल है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो 0 होगा क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ 0 0 होता है एंड सिमिलरली साइन ऑफ 180 0 होता है। एग्जाम्पल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटरमिनिंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑन द टू द सर्फेसेस। अब टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ। अब अगर हमारे पास जो फोर्स है और मोमेंट आर में उसके दरमियान एंगल क्या है 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली जब हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं वहां पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है मींस कि जो हमारे पास वेक्टर्स यूज हुए हैं इन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है मींस पैरेलल है और या 180 डिग्री है मींस एंटी पैरेलल है तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is you find torque. Show that the torque is the vector product of force and position vector. हमने टॉर्क को बताना है और ये बताना है कि जो टॉर्क है वो क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर का। नाउ सबसे पहले हम टॉर्क देखते हैं। जो टॉर्क इज मेजर ऑफ रोटेशनल फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। जो रोटेशनल फोर्स हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए थ्रू इट्स एक्सिस वो क्या होगी टॉर्क होगी। Mathematically, torque is defined as a cross product of force and position vector from the axis of rotation to the point of application of the force. अब जो हमारे पास टॉर्क मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स वेक्टर जो हमने फोर्स अप्लाई की है और पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया और जहां पे हम टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। Now torque is equivalent to R cross F. Now question number 8. What is mechanical equilibrium? Explain different types of equilibrium. Mechanical equilibrium हमने बताना है और जो different types है equilibrium की वो हमने बतानी है। Mechanical equilibrium. It refers to a state where the force and torque acting on a system are balanced. जो mechanical equilibrium होता है उसमें क्या होता है जो हमारे सिस्टम में जितनी भी फोर्सेज हैं वो बैलेंस होनी चाहिए और जितने भी टॉर्क एक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम में वो भी बैलेंस होने चाहिए। मींस क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और जो हमारे पास जितनी भी फोर्सेज हैं वर्टिकल फोर्सेज हो गई हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होंगी वो सब क्या होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए। There are three types of mechanical equilibrium. Static equilibrium. In static equilibrium, an object is at rest and remains at rest. Static equilibrium में क्या होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है और remains at rest. This occurs when both force and torque equilibrium are achieved. और ये कब होता है जब हमारे पास जो फोर्स वाली कंडीशन है मीन्स के समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0 वो अचीव हो जाए और हमारे पास जो समेशन ऑफ टॉर्क्स हैं वो भी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाए तो हमारे पास जो बॉडी होगी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। Dynamic equilibrium occurs when an object is moving at a constant velocity in a straight line. The net force is 0. जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास क्या होगा वो कंडीशन होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसमें क्या होगा जो हमारे पास नेट फोर्स होगी वो 0 होगी लेकिन जो हमारे पास टॉर्क होगा वो हमारे पास नहीं होगा बट देयर मे नॉट बी टॉर्क इक्विलिब्रियम। सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम हमारे पास यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी और सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी यानी कि टॉर्क समेशन ऑफ टॉर्क वो इक्वल टू 0 होना लाजमी नहीं है बल्कि जो समेशन ऑफ फोर्स है वो इक्वल टू 0 होना लाजमी है फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
Rotational equilibrium involves objects that are not necessarily in linear motion but are instead rotating at a constant angular velocity. अब जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो हमें बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा हो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो तब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये डिफरेंस है कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई होगी और फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ग्रांटेड बाय ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है फोर्स और टॉर्क, उससे जो हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फोर्स और टॉर्क से हमारे पास आते हैं। Now equilibrium is a state in which a system's net force and net torque are both zero, resulting in a balanced configuration. Equilibrium क्या होता है, जब हमारे पास summation of forces and summation of torque equal to zero हो, means कि हमारा system balanced। There are two main components that guarantee equilibrium: force equilibrium and the second one is torque equilibrium. Force equilibrium ensures that the net force acting on a system is zero. This means that all forces are balanced and cancel each other out, resulting in no acceleration or change in motion. फोर्स इक्विलिब्रियम क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, मींस कि जितने भी फोर्सेस हमारे सिस्टम में वो क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और हमारे सिस्टम में कोई एक्सीलरेशन नहीं आ रही है। जिस सिस्टम में जो मोशन हमारे सिस्टम में है वही रह रहा है, मींस रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है और मोशन में है तो मोशन में ही रह रहा है, रेस्ट में नहीं आ रही है, उसके मोशन को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। एंड द नेक्स्ट इज टॉर्क इक्विलिब्रियम। टॉर्क इक्विलिब्रियम guarantees that the net torque acting on a system is zero. टॉर्क इक्विलिब्रियम बताता है कि जो हमारे सिस्टम है उसमें जो नेट टॉर्क है वो जीरो है। टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड मेजर द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज रोटेशन। अब जब हम लीनियर और सर्कुलर या रोटेशन में हम जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो लीनियर में हम फोर्स को कंसिडर करते हैं और सर्कुलर मोशन में हम टॉर्क को कंसिडर करते हैं। मींस जो टॉर्क और फोर्स है ये आपस में एक दूसरे के एनालॉग हैं वंस वी आर डीलिंग इन लीनियर और इन सर्कुलर मोशन। और जो टॉर्क होता है वो हमें बताता है कि हमारे पास टेंडेंसी ऑफ फोर्स क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन को कॉज कर सकें। इन इक्विलिब्रियम द टॉर्क अप्लाइड टू अ सिस्टम आल्सो कैंसिल ईच अदर आउट। और जब हमारा जो रोटेशनल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो गया तो हमारे पास क्या होगा, जो क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट हो रहे होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। मींस जो हमारा समेशन ऑफ टॉर्क होगा वो भी जीरो होगा और हमारा जो सिस्टम है वो रोटेशनली बैलेंस्ड होगा और हमारे पास कोई रोटेशनल एक्सेलरेशन नहीं आ रही होगी। Now that's all about the comprehensive questions of chapter number 2. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. Inshallah, in our next video we will discuss MCQs of chapter number 2, and till that time take care. Allah Hafiz.